अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन जो है वो डायरेक्ट हेड्स ऑफ इनकम में वन ऑफ द हेड है। जैसे हम लोग जानते हैं डायरेक्ट हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स। सो कैपिटल गेन जो है वन ऑफ द सोर्स है जहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट है, बट आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से अगर आप जो है कोई प्रॉपर्टी एसेट खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद उसको रखते हैं ओवर द टाइम और उसके बाद जाकर उसको बेचते हैं, बेच के फ़ायदा होता है, तो वहीं से कैपिटल गेन, जब तक हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं निकल के आएगा। चाहे चाहे गेन होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक होगा। सो कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग जो है कैपिटल गेन स्टार्ट करने वाले हैं। कैपिटल गेन जो है आपका एक सेक्शन के अंदर फ्रेम स्टार्ट होता है, इसको चार्जेबिलिटी कहा जाता है। तो चार्जेबिलिटी ये है कि आपका कैपिटल गेन जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका सेक्शन 45। कितना? सेक्शन 45 से स्टार्ट होगा। अगर ऐसा लिखा जाए अच्छा चार्जेबिलिटी ऑफ द कैपिटल गेन, तो आप लिखेंगे सेक्शन 45 में कैपिटल गेन के बारे में लिखा है। ओके, तो कैपिटल गेन किस सेक्शन से किस सेक्शन के बीच में फॉल करता है, मतलब किस सेक्शन टू किस सेक्शन के बीच में कैपिटल गेन के बारे में मेंशन है, तो वो है सेक्शन 45 टू 55 के बीच में मेंशन है। ठीक है। अब कैपिटल गेन का ये होना चाहिए कि कैपिटल गेन होने के लिए कुछ बेसिक शर्त है, कुछ कंडीशन है कि आपको कैपिटल गेन इनकम होने के लिए जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि पहला तो आपके पास एक एसेट होना चाहिए, फर्स्ट कैपिटल एसेट। दूसरा, उसको आपको अपना प्रीवियस ईयर में बेचना है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस ईयर का आप इनकम टैक्स भर रहे हो। और तीसरा, उसमें से फ़ायदा या नुकसान निकलना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो ये देखिए, ये कैपिटल एसेट होना चाहिए। ट्रांसफ़र मतलब सेल होता है, ठीक है, और उसके बाद उससे मुझे फ़ायदा या नुकसान होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट होता है तभी आप उसको कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं। अगर ये 3 पॉइंट वो इनकम में होता है, दिखा रहा है, तो उससे हम कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी तक इतना बात करते हैं कैपिटल गेन के लिए बात कर लेंगे। कैपिटल गेन निकलता कहाँ से? कैपिटल गेन निकलने के पीछे में एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट कोई भी चीज़ जो ऐसे अपने पास रखता है ओवर द टाइम पीरियड के लिए, जब उसको खरीदा है और उसको बहुत बाद में बेचना है, किसी को जल्दी बेचना है, तो एक टाइम फ्रेम के अंदर बेचने के, तो आपका एसेट होना चाहिए। मोस्टली क्या है, हम जो एसेट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फिर आपका ज्वेलरी खरीदते हैं, अलग अलग टाइप का पेंटिंग कोई खरीद लेता है, तो ये सब टाइप सारा जो चीज़ है जो आपके पास रहता है, इसका कैपिटल एसेट होता है। और कैपिटल एसेट का एक बहुत मतलब ये भी पॉइंट है कि हम लोग कैपिटल एसेट को अपना कैपिटल एसेट को दिखाते हैं बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट होता है तो अपना दिखाते हैं उसके अंदर में कैपिटल एसेट क्यों देते हैं। जैसे कि किसी के घर में पूजा के वक्त में जो है जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन भी रहता है, तो उसको भी कैपिटल एसेट में दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है। ओके, तो अब मामला ये हुआ कि कैपिटल एसेट क्या होता है कि कोई भी बिलोंगिंग जो ऐसी अपने पास रखता है और उससे जब फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसको कैपिटल गेन के अंदर में दिखाता है। लेकिन कुछ कैपिटल एसेट ऐसे भी हैं जिनको हमको कैपिटल एसेट नहीं कहना है, नहीं कहना है। कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिस चीज़ का कारोबार हम लोग करते हैं, मतलब स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं, मतलब डे इन डे आउट उसको बाई करते हैं और सेल करते हैं, वो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कह सकते। अब एग्जांपल एक मोदी वाला, एक ग्रोसरी वाला को ले लीजिए, हर रोज़ वो चावल बेचता है, आटा बेचता है, चीनी बेचता है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको चीज़ को थोड़ा सा दूसरा टर्म में लेके जाए कि कोई डायमंड का बिजनेस है इसका, तो सर डायमंड तो बहुत कॉस्टली है सर, ज्वेलरी बहुत कॉस्टली है, लेकिन उनका काम ही रोज़ का है कि रोज़ डायमंड खरीदना है, रोज़ डायमंड बेचता है। ये डायमंड उसके लिए क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा। लेकिन डायमंड को जो बेल्जियम का कांच का अलमारी में वो रखता होगा, वो उसका कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि उसको हर रोज़ नहीं खरीदता है, वो लाइफ टाइम में वन टाइम खरीदा है, उसको वन टाइम बेचना है, राइट। तो ऐसा होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट के अंदर में आता है कि जो हमारे घर में रहता है, तो हमारे घर में क्या रहता है सर, हमारे घर में हम लोग का रहने का, पहनने का कपड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेयरिंग अपैरल्स। ये हम लोग कहते हैं इसको वेयरिंग अपैरल्स मतलब जो पहनने का कपड़ा हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ अमीर इंसान होते हैं जो लोग क्या करते हैं, सोने का बटन पहनते हैं कपड़े के अंदर में। लेडीज़ होती हैं जो लोग क्या करती हैं कि सोने का तार से अपना कपड़ा को डिज़ाइन करवाती हैं। कोई जो होता है हीरा का भी डिज़ाइनिंग बैठाता है। तो अगर कोई भी कपड़ा के अंदर इस तरीके से ऑर्नामेंट लग जाए, तब उस ड्रेस को तब कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी ड्रेस को जिसको हम लोग पहनते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कह सकते। तो एक हुआ वेयरिंग अपैरल्स और दूसरा हुआ हाउस का, होम का फर्नीचर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो बेड, अलमारी, वार्डरोब, चाहे कितना भी महंगा लकड़ी से क्यों ना बनाओ, बट उसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते क्योंकि वो घर का है, राइट। लेकिन वही फर्नीचर अगर ऑफिस का हो जाए, सर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो मेरा कैपिटल एसेट होगा सर। तो मुद्दा ये है कि जिसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कैपिटल एसेट होगा, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे वो नहीं होगा। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के पास फरारी है
अब फरारी को वो जो है अपना बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है, तो फरारी उसका कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन फरारी को अगर, लेकिन फरारी बहुत महंगा गाड़ी है, लेकिन अगर वो बैलेंस शीट में दिखाने लगे तो कैपिटल एसेट बन जाएगा, नहीं दिखाए तो नहीं होगा सर। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट के अंदर में और भी एग्जांपल्स है जो हमारे घर में रहता है, लेकिन हम उसको कैपिटल एसेट्स को बोलना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीशियस होते हैं, थोड़ा वैल्यूएबल होते हैं, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर, उसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलेंगे। तो उसके अंदर पहला है ज्वेलरी, जो हमारे घर में लेडीज़ लोग पहनती है, सोने का, डायमंड का, राइट, प्लैटिनम का पहनती है, सब जो ज्वेलरी होगा वो हमेशा ही कैपिटल एसेट होगा, लेकिन वो घर में रहेगा सर, और आप ज्वेलरी को दिखाएंगे भी अपने एसेट में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अगर मान के चलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा कोई मूर्ति है, किसी को मिला है, या कोई भी पुराना ज़माना का कोई इन्वेशन हुआ है, वहाँ से आपको कुछ मिला है, कोई पत्थर है, कोई भी टाइप का जो मतलब एंटीक में आता है, तो उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट कह सकते हैं। उसके बाद पेंटिंग है, ड्राइंग है, हम लोग जानते हैं फेमस पेंटिंग होता है, मोनालिसा का पेंटिंग है, बहुत बड़ा बड़ा जो ड्राइंग करते हैं उन लोग का जो पेंटिंग बिकता है बहुत महंगा बिकता है। तो ऑल दीज आर जो हम लोग घर में वन टाइम खरीदते हैं, डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसको हमको कैपिटल से दिखाना पड़ेगा और उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो भी करेंगे। हो गया, ओके। उसके बाद लास्ट ये जो है वो है एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में है, कहाँ पर, इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे, खास तौर पर अगर वो कहाँ हो सर, अगर वो रूरल एरिया में हो। कहाँ हो सर, अगर वो रूरल एरिया में हो तो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर वो रूरल एरिया में है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो अर्बन एरिया मतलब शहर में है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट कहेंगे। क्लियर, ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग राइट कि हम लोग अभी तक बात की कैपिटल एसेट क्या है। अब कैपिटल एसेट का टाइप मुझे बताना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट का टाइप कितना है। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। पहला है आपका लॉन्ग टर्म, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है आपका ये होल्डिंग पीरियड। आप कौन सा एसेट कितना दिन तक अपने पास रखे हो वो बहुत मैटर करता है, उसके हिसाब से आप डिफाइन कर पाओगे कि आपका लॉन्ग टर्म कौन सा है, कौन सा आपका शॉर्ट टर्म है। क्लियर, जैसे कि मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, तो ये टेबल में मैं कोशिश किया हूँ कि छोटे तौर पे समझाने के लिए कि हम लोग 3 टाइप में एसेट को डिफाइन किए हैं। तो पहला ये है कि लिस्टेड शेयर्स, दूसरा है लिस्टेड शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स, और तीसरा है अदर्स। शेयर्स का मतलब ये होता है कि जो शेयर्स गवर्नमेंट जानता है उसके बारे में, उसका मतलब उसका कौन इशू किया है, ठीक है, उसके बारे में सब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसको, और गवर्नमेंट जिस मार्केट में उसको लिस्ट करने के लिए बोला गया उस मार्केट में रखा गया है, लिस्ट किया है, तो उसको हम लिस्टेड शेयर बोलेंगे। अगर एक बेसिक एग्जांपल बोले कि जैसे कि कोहिनूर मार्केट एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है, अब उसके अंदर में दुकानदार जो हैं उनके पास सारे तरीके का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि वहाँ दुकान लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो उन लोगों को कहा जाएगा लिस्टेड। लेकिन कोहिनूर मार्केट के बाहर में जो लोग बैठते हैं, मतलब मान के चलिए छोटा छोटा ठेला लेके बैठते हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो लोग भी वही माल बेचते जो कोहिनूर मार्केट में अंदर बिकता है, तो दे आर कॉल्ड अनलिस्टेड। समझे? तो जिसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पता नहीं है वो अनलिस्टेड, जिसके बारे में गवर्नमेंट को पूरा पता है, एज पर नॉर्म्स हुआ है, तो उसको लिस्टेड कहा जाएगा। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए ऐसा बताया गया कि अगर शॉर्ट टर्म है, सपोज वो शॉर्ट टर्म है, तो अगर वो 12 महीना या उससे कम, लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू अगर है तो 12 महीना, अगर उससे 12 महीना या उससे कम होता है, अगर हम लिस्टेड शेयर्स को रखते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कहेंगे। मतलब 12 महीना या उससे पहले ही उसको बेच दिया, राइट, तो उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। उसी तरीके से वही शेयर को अगर हम 12 महीने से ज़्यादा रखें तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली 12 महीना या उससे कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो अब उसमें आते हैं अनलिस्टेड शेयर्स में और लैंड एंड बिल्डिंग में ये बताया गया कि अगर हम लोग इसको 24 महीना या उससे कम रखते हैं अपने पास, मतलब उससे पहले नहीं बेचते हैं, ठीक है, उससे मतलब 24 महीने या उससे कम रखे, उसको 24 महीने से पहले नहीं बेचे, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्या मैंने कहा? शॉर्ट टर्म जो अनलिस्टेड शेयर्स होगा उसको मैंने 24 महीने या उससे कम के अंदर ही बेच दिया। क्या किया? उसको 24 महीना या उससे कम पहले, बिफोर अगर बेच दिया तो, या उसको उतना होल्डिंग पीरियड 24 महीना से कम होल्डिंग पीरियड है तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म।
और 24 महीने ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। आई एम रिपीटिंग, क्या हो रहा है वापस समझिए। अगर अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, मेरा होल्डिंग पीरियड 24 मंथ या उससे कम है, कम तभी होगा जब तक वो नहीं बिके, राइट। तो अगर उससे कम है, होल्डिंग पीरियड मेरा कम है, तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा, और 24 मंथ ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। और अदर, इनको सबको छोड़ करके, लिस्टेड शेयर्स को छोड़ दीजिए, अनलिस्टेड शेयर, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के जो बड़ा बड़ा बचा, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकता है, शिप हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग टाइप का है, तो उसके लिए 36 मंथ है। तो अगर 36 मंथ या कम हुआ उसका होल्डिंग पीरियड तो शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। क्लियर यहाँ तक? ओके ओके। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे आता हूँ मैं। तो जब हम लोग एसेट को बेचेंगे, जब हम लोग एसेट को बेचेंगे तो उससे हमको, हम लोग एसेट को बेचेंगे तो उससे हमको दो तरीके का फायदा हो सकता है। शॉर्ट टर्म एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल सकता है, गेन या लॉस, राइट, ईदर ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो निकलेगा वो शॉर्ट टर्म एसेट से ही निकलेगा। किससे निकलेगा? शॉर्ट टर्म एसेट से निकलेगा। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से निकलेगा, कैपिटल एसेट से निकलेगा। क्लियर? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से निकलेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग एसेट को बेचेंगे तो बेचने का यहाँ पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। बेचने को ट्रांसफ़र भी कहते हैं, बार्टर भी कहते हैं, सेलिंग भी कहते हैं। तो बेचने को हम लोग सेल कहते हैं, सेल और ट्रांसफ़र। तो सेल और ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग ऐसे को तभी हम लोग उससे बोल सकते हैं कि ये गेन हुआ है जब वो बिके। तो बिकने के बाद ही फ़ायदा या नुकसान समझ आता है, राइट। तो उसके लिए हमको सेल करना पड़ेगा अपने एसेट को। ओके क्योंकि मैंने 3 बात बताया कि कैपिटल गेन का इनकम होने के लिए 3 चीज़ होना ज़रूरी है। एक एसेट होना ज़रूरी है, उसको बेचना ज़रूरी है, और उससे फ़ायदा या नुकसान होना ज़रूरी है। उस तरीके से बेचने का अलग अलग नाम है, ट्रांसफ़र, सेल, बार्टर, ये सब सारा नाम है, लीज, ये सब सारा नाम है। इससे क्या होता है? चेंज ऑफ ओनरशिप होता है। चेंज ऑफ ओनरशिप का मतलब ही सेल हो रहा है। अब हम आपको लेके आ रहे हैं कि अगर हमको निकालना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हमको निकालना है तो उसका क्या परफॉर्मा होगा मेरे लिए, मेरे पास। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का परफॉर्मा क्या होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, सो मामला ये रहा। ओके, ये ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का परफॉर्मा यही होगा कि आप एसेट को कोई ना कोई दाम पे ज़रूर बेचोगे, राइट। उसके बाद बेचने के लिए कुछ कमीशन ज़रूर पेमेंट करोगे, ब्रोकरेज है, सेलिंग कमीशन ज़रूर पेमेंट करोगे। तो आप पेमेंट कर दिए, ओके डन। उसके बाद जो है आपका जो निकला फाइनल, उसको नेट सेल कंसिडरेशन कहा जाएगा। मतलब आपके हाथ में उतना पैसा आया है। क्लियर? उसके बाद जो आता है कि आप उस एसेट को कभी ना कभी तो खरीदे होगे, उसी को कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, उसी को कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा। उसके बाद आप उस एसेट को, उसका कैपेसिटी, उसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी खर्चा किए हो। रिपेयर वर्क नहीं, रिपेयर मतलब होता है कि इंसान कोई मशीन बिगड़ के उसको रिपेयर करके ओरिजिनल उसका फॉर्म में लाना या वापस प्रोडक्टिविटी फॉर्म पे लाना। लेकिन अगर हम इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं, मतलब उसका इम्प्रूवमेंट का मतलब उसका एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, उसका कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, उसका जो है स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे एक मशीन है, वो 100 यूनिट हर रोज बनाता है, वो बिगड़ गया तो उसको मैंने रिपेयर किया तो वो नेक्स्ट डे 100 यूनिट बनाएगा। बट उसको इंप्रूव करना है कैसा, उसमें 2 मोटर लगा दो तो क्या हुआ, 100 के बजाय अब जो है 150 बनाएगा। तो क्या हुआ, इंप्रूवमेंट जो हुआ वो कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन नंबर्स में इंप्रूवमेंट हुआ। एक बिल्डिंग है जिसका 1 तल्ला बना हुआ है, हम उसमें इंप्रूव खर्चा किए, किस लिए खर्चा किया, रिपेयरिंग के लिए नहीं, 1 तल्ला और डालने की। तो उससे मेरा क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, जिससे ये समझ आता कि इसको इंप्रूवमेंट कहते हैं। रिपेयर वर्क इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, रिपेयर रिनोवेशन नहीं आएगा। ठीक है,
आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उससे उसका एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो ये दो चीज़ को हम लोग इसमें से लेस करवा देंगे। किससे? हम लोग नेट सेल कंसिडरेशन से लेस करवाएंगे। एंड वट एवर कम्स दैट्स माई शॉर्ट टर्म, दैट इज़ माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, लिखता हूँ इसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला। ओके, अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी हम टैक्स देने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? सपोज हमने जो है एक एसेट खरीदा, मैं अभी सवाल कराऊंगा तो आपको समझ आएगा भी। तो अगर मान के चलिए आपने एक 10 लाख का सामान आपने खरीदा, मान के चलिए 1 लाख का सामान आपने खरीदा था, आप उसको जब बेच रहे हो तो उसको 10 लाख में बेच रहे हो, तो आपको 9 लाख का फ़ायदा हो रहा है। तो 9 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल। मतलब आप नहीं देना चाहोगे कि इतना बड़ा अमाउंट के ऊपर टैक्स कैसे गवर्नमेंट को दे दे, राइट। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? आपके पास गवर्नमेंट का कुछ कुछ सेक्शंस है, ये सब सेक्शन जो है, ये सब सेक्शन में अलग अलग सा बात बोला हुआ है। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज इसमें एक सेक्शन है, उसका नाम है 54 में ये बोला है कि अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस बेच करके दूसरा रेसिडेंशियल हाउस उसी का मुनाफा से खरीदते हो, क्या होता है? एक रेसिडेंशियल हाउस आपने बेचा और उसके मुनाफा से आपने जितना भी उससे फ़ायदा किया, उससे आप दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो। तो जो भी आप गेन कर रहे हो, और जो भी आप उसका कैपिटल का, जो भी आप नया घर का कीमत है, उन दोनों में जो भी लोअर होगा, राइट, वो इस वैल्यू से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद वट एवर रिमेन्स दैट इज माई टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? सिमिलरली सेम तरीके से हम लोग देखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी वैसा ही है कि आपने सेल किया, आपने ब्रोकरेज कमीशन दिया, उसके बाद नेट सेल कंसिडरेशन निकला, उससे आप, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है इंपॉर्टेंट? देखिए ध्यान से, ये है आपका इंडेक्स्ड। ये बात शॉर्ट टर्म में नहीं था, लेकिन ये बात इसमें है। इसका रीज़न ये है कि अगर एग्जांपल ले लीजिए कि हमने आज से 30 साल 40 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदा हो, तो उस वक्त प्रॉपर्टी का दाम ही कितना होता? बहुत सस्ता में खरीदा होगा। मेरे दादाजी ने खरीदा होगा प्रॉपर्टी, तो बहुत सस्ता में खरीदा, 10,000 में खरीदा होगा, और आज उसको बेचा जाए तो कई करोड़ में उसका वैल्यू होगा। तो क्या हम जो प्रॉफिट निकलेगा वो तो ह्यूज निकलेगा, क्या उसके ऊपर हम टैक्स देने की राज़ी हैं? तो गवर्नमेंट आपको चाहता है कि आप टैक्स दें। आपके लिए टैक्स को ईजी बनाने का कोशिश किया गया है। कैसे बनाएंगे? तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम महंगाई के हिसाब से आपका उस वक्त का कॉस्ट को अभी कितना दाम होगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यू देंगे। मैंने एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे दादाजी ने एक लैंड खरीदा था 1970 में। अब 1970 में खरीदा था, या मान के चलिए 1990 में खरीदा था। अब 1990 में खरीदा और वो प्रॉपर्टी अब मुझे मिला पापा के थ्रू। अब मुझे जब मिला तो 1920 में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 1920 में मैं उसको बेच रहा हूँ। तो वो जो 10,000 का चीज़ है अभी वो 5 करोड़ में, या मान के चलो 1 करोड़ में बिक रहा है। तो 10,000 की चीज़ अगर 1 करोड़ में बिकता तो 99 लाख मेरा फ़ायदा हुआ, राइट। तो हम तो भाई इतना जो गेन के ऊपर टैक्स देना इट्स पेनफुल फॉर मी, कितना रुपया टैक्स कैसे मैं दे दूँ। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि घबराइए मत, मैं आपको इसको ईजी करके देता हूँ। आपको ऐसा करके देता हूँ कि वो 10,000 अभी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, अगर महंगाई बढ़ते गया, उस वक्त सस्ता था, अभी महंगा बढ़ते गया, तो अभी जितना कीमत है उसका जो इंडेक्स की, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के हिसाब से जितना भी उसका कीमत होगा, वो कीमत मैं आपको दूंगा माइनस करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा देर बाद बताएंगे कि इंडेक्स कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहला ये है कि मैं उस कॉस्ट का, जो कि जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त का कीमत को अभी के हिसाब से मैंने इंडेक्स किया, मतलब अभी के हिसाब से निकाला कि उस वक्त का 10,000 अभी का होता है, मान के चलिए 40 लाख। कितना होता है? एग्जाम्पल, उस वक्त का 10,000 अभी का होता है 40 लाख। तो अब 1 करोड़ से जहाँ 10,000 माइनस करने का था, अभी कितना माइनस करना पड़ा? 60 लाख। तो फिर भी इट्स जो अमाउंट निकलेगा 60 लाख। पहले तो कितना निकला था? 99 लाख, अभी 60 लाख निकला। तो फिर भी मैं थोड़ा सा ये कर सकता हूँ कि चल भाई इसके ऊपर मैं टैक्स दे सकता हूँ 60 लाख के ऊपर, बट 99 लाख के ऊपर देना इज़ वेरी पेनफुल। तो इसी को इंडेक्स कहते हैं। तो वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को ऐड करना है, ऐड करके माइनस करना है नेट सेल कंसिडरेशन से। करने के बाद वापस वही सेक्शन जो मैंने आपको बताया
वो सब सेक्शन अप्लाई होगा जो भी आपके, बट ये सब आपको सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शंस के बारे में मैंने जो बताया ये सब आपके लिए सिलेबस में नहीं है, आपका आएगा भी नहीं, तो हम उसको माइनस करवाएंगे। माइनस करने के बाद टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। ओके, अब जो मैं बताना चाह रहा था आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है, कोई भी एसेट अगर आप 1/4/2001 से पहले खरीदते हैं, मतलब ये कौन सा फिनेंशियल ईयर होगा, ये फिनेंशियल ईयर होगा 2001 2002, ये फिनेंशियल ईयर होगा 2001 2002। कोई भी एसेट अगर आप 1/4/2001 से पहले खरीदते हैं, तो हम जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मैंने 1990 में 10,000 में एक प्लॉट खरीदा, राइट, तो मैं 10,000 में खरीदा, तो मैंने 1990 में 10K में एक प्रॉपर्टी खरीदा। अब मैं जाकर के उसको 2019 में उसको बेच रहा हूँ 1 CR में, 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, राइट। मैंने ये एग्जांपल आपको दिया। तो बोला कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 1/4/2001 से पहले खरीदते हैं, तो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा उसका कॉस्ट और उसका मार्केट वैल्यू। क्या सर? उसका कॉस्ट और उसका मार्केट वैल्यू, ये दोनों में से जो हायर होगा उसको आपको पकड़ना पड़ेगा एज ऑन 1/4/2001 में उसका वैल्यू। जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूँ कि मैंने जब 1990 में ख़रीदा था उसका दाम था कितना 10K, बट जब 2001 आया 1/4/2001 आया तब उस वक्त उसका कॉस्ट, उसका जो MRP आया वो MRP था आपका, एग्जांपल ले लीजिए 10 लाख। तो इन दोनों में जो हायर होगा वही वैल्यू को लेकर मुझे चलना पड़ेगा। तो मैं चलूँगा इन दोनों में जो हायर हुआ वो हायर हुआ 10 लाख, तो 1/4/2001 में उस प्रॉपर्टी का दाम हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। लेकिन फिर भी जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि एज ऑन 2019 में उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से कितना कीमत है, राइट। उसके बारे में मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे बताऊंगा तो आपको समझ आएगा भी थोड़ा देर में। तो हम लोगों ने निकाला। इम्प्रूवमेंट में ऐसा है कि अगर 1/4/2001 से पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किए हैं तो उसको इग्नोर करना है, उसको लेना ही नहीं है कैलकुलेशन में। जो भी आपने इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किया है वो 1/4/2001 के बाद का ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब उसको हम लोग जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट में दिखा सकते हैं, अगर वो 1/4/2001 के बाद हुआ, आफ्टर, बिफोर नहीं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं आता हूँ। उसके बाद ऐसा मामला है कि जनरल इंस्टेंसेस ऑफ, इससे पहले बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाला बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 20-20 साल में एक्चुअली इसको बदला जाता है। पहले जब हम लोग पढ़ाई किए थे तो हम लोग का जो स्टार्ट हुआ था 1/4/1981 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1/4/1981 से लेकर 2000 तक 20 साल में जो कॉस्ट बढ़ा उसके हिसाब से एक इंडेक्स बनाया गया। और इंडेक्स क्या होता है वो मैं अभी थोड़ा देर में बताने वाला हूँ। बट आप लोग के लिए जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1/4/2001 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1/4/2001 मतलब फिनेंशियल ईयर 2001-2002 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 जैसे 1, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि 1/4/2001 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, सॉरी 31 मार्च 2022 तक जो है, 1 मिनट, 1/4 या फिनेंशियल ईयर बोले ज़्यादा अच्छा होगा, 2001 to 2002, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। सो ऐसा है कि 1/4/2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक ये फिनेंशियल ईयर हुआ।
बिकॉज अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में ख़त्म होता है, हमको पता ही है। तो ये फिनेंशियल ईयर में जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो बताया गया कितना, 100, ठीक है। मतलब इस वक्त जो भी चीज़ हम लोग वैल्यू करेंगे उसका कॉस्ट ऑफ CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का वैल्यू जो होगा वो 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100। अब ईयर ऑन ईयर पास होते गया और ये 100 रुपया जो है ये 100 रुपये जो है बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एंड व्हेन इट कम्स टू सपोज जो हम लास्ट जो हम गूगल कर पाएँ या बुक में जो अवेलेबल है वो 2019-20 का जो दिखा रहा है, मतलब 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020 में दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन CII वैल्यू जो बढ़ते बढ़ते आपका आ गया 289। तो सोचिए 2001-2 में जो चीज़ का दाम 100 रुपये में पाया जाता था, जिसको हम 100 रुपये में खरीद सकते थे, आज उसी चीज़ को खरीदने में हमको कितना लग रहा है, 289। तो अब सोचिए महंगाई कितना बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 2.5, मतलब करीब से करीब 3 गुना तक आ चुका है वैल्यू। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी क्या करना पड़ेगा कि आपका जो हम लोग का जो वहाँ जो बताए थे, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था कि 1990 में उसका वैल्यू था आपका 10K, लेकिन जब मैंने उसको वैल्यू किया 1/4/2001 में, तब वो देखा गया उसका MRP निकल रहा है 10 लाख। तो विच एवर इज़ हायर, सर 10K इज़ द हायर। तो अब मुझे जो करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं इस फिनेंशियल ईयर में बेच रहा हूँ, 2019-20 में बेच रहा हूँ, तो मुझे उसका कीमत को 1920 के इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लाऊंगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो सर ऐसा हुआ कि 1/4/2001 में उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स था 100 रुपया, राइट। या हम उसको 10,000 में खरीदे थे, 10,000 नहीं था, कितना, 10 लाख था, सॉरी 1 लाख। मतलब 1/4/2001 में उस प्रॉपर्टी का मैंने दाम लगाया और दाम निकला कितना, निकला 10 लाख रुपए निकला, राइट। बट उसको हम सोल्ड कर रहे हैं, सर हम क्या कर रहे हैं, उसको सोल्ड कर रहे हैं। अब उसको सोल्ड जो कर रहे हैं वो मान के चलिए 1/8/2019 में सेल कर रहे हैं और उसको हम 1 CR में सेल कर रहे हैं, राइट। तो इस 10 लाख को CII का हेल्प लेकर के, इस 10 लाख का CII का हेल्प लेकर के हम इसका आज का कीमत, मतलब फिनेंशियल ईयर जो है आपका, फिनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 में इसका जो कॉस्ट होगा, कौन सा कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, इसका जो इंडेक्स कॉस्ट होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। फॉर्मूला ये है कि आप कॉस्ट लिखिए, कॉस्ट लिख दिए, उसके बाद जिस साल में आप बाई किए थे उस साल का इंडेक्स, तो बाइंग साल का इंडेक्स कितना हुआ सर, हम लोग वैल्यू किए थे 1/4/2001 में और उस वक्त जो था उसका इंडेक्स निकला था 100। बट हम उसको बेच कब रहे हैं सर, हम उसको बेच रहे हैं 1920 में, तो उस वक्त उसका कीमत हो चुका है 289 हो चुका है। अब इसको आप अगर करेंगे तो ये ऐसा निकलेगा, तो ये हो जाएगा सर आपका 10 लाख, ये आपका 10 लाख हो गया। उसके बाद 10 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विद 289, ठीक है। तो ये जो भी निकलेगा, एग्जाम्पल मान के चलिए ये मैं काट दिया, तो कितना निकला आपका, तो आपका निकला 289। उसके बाद 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, तो बोलिए कितना वैल्यू निकला आपका, 28,90,000। जो जिसका दाम 10 लाख था 2001 में, वो 1920 में कीमत कितना हो गया आपका, 1920 में कीमत हो गया 28,90,000, राइट। तो अब अगर इसी चीज़ को मैं उस फॉर्मेट में बैठाऊँ, तो अगर उस फॉर्मेट में यहाँ बैठाऊँ, लॉन्ग टर्म वाला में एग्जांपल ले लीजिए, लॉन्ग टर्म मिल गया, राइट, लॉन्ग टर्म में मिल गया। तो मैं यहाँ पर अगर मिटाऊँ इसको, तो मेरा मिटाने से ये हो रहा है कि मेरा यहाँ पर 1 करोड़, यहाँ जो निकलेगा मेरा वो हो रहा है 1 करोड़ 1 CR 1 करोड़, और उसको मैंने बेचा, कितना में बेचा, मैंने उसको बेचा है, मैं ऐसा करता हूँ सबसे अच्छा है, यहाँ जैसा था वैसे कर देता है, यहाँ लिखता है 1 करोड़, राइट, और उसको मैंने बेचा हूँ
28 लाख में मैंने बेचा है, राइट। तो एग्जांपल एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से तो 72 लाख जो है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। क्लियर, ख़त्म। लास्ट पार्ट ये है सर आपका कि जनरल इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग जो है मतलब वो एग्जाम्पल में आते हैं, वो पूछा जाएगा कि ये सारा क्या कैपिटल एसेट है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। जैसे गुडविल, हर बिजनेस का एक गुडविल होता है, राइट। हर बिजनेस का एक क्या होता है, एक गुडविल होता है। हर बिजनेस का एक गुडविल होता है। अब वो गुडविल बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। बनाने का मतलब ऐसा है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि मान के चलिए मियो मोरे, तो मियो मोरे क्या है, वो इतना पब्लिसिटी है उसका, इतना माइंड कैप्चर कर चुका है वो कि केक का नाम बोलते ही पहला नाम आता है मियो मोरे, जो पहले मोंजिनीस की हुआ करता था। तो मोंजिनीस अभी ख़त्म हो चुका है, मियो मोरे आ चुका है। तो ये उसका खुद का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब उसने उसको बनाया है अपना रेपुटेशन ढंग से। लेकिन अगर मान के चलिए कि वापस से मियो मोरे को कोई ख़रीद ले, कोई एक्वायर कर ले, तो वो क्या करेगा, मियो मोरे नाम को वो ख़रीदने के बाद वो खुद चलाएगा। कस्टमर को पता नहीं किसका है, अभी कस्टमर ये जानता है मियो मोरे, तो उसको कहा जाएगा ये परचेज्ड। एक जो मैंने बनाया है, अब बनाने के बाद हम देख लिया कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं बोला भैया आप पैसा लो, जो भी लेना लो, हटो इससे, आप मुझे खाने दो। तो वही गुडविल को मैं अब इंजॉय कर रहा हूँ, मैं परचेस करके इंजॉय करता हूँ। गुडविल एक कैपिटल एसेट है। दूसरा, फॉरेन करेंसी अगर अपने पास रखते हैं, दो इट्स इलीगल कि आपके पास फॉरेन करेंसी रहने के लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी आप रखते हैं तो आपका कैपिटल एसेट है, अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगा, ओके। दूसरा, लीज होल्ड लैंड और टेनेंसी राइट, कि किसी भी प्रॉपर्टी का लीज होल्ड राइट, मतलब 99 ईयर्स के लिए आपने उसको ले लिया है या उसका टेनेंसी राइट आपके पास है, तो वो सब सारा जो चीज़ है आपका कैपिटल एसेट में काउंटिंग होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, रूट परमिट, तोपसिया टू पाक्सकस, धर्मतल्ला टू पाक्सकस, राइट। इस तरीके से जो गाड़ी एक रूट पे जो फ्लाई करती है, राइट, जो आना जाना करती है, वो एक रूट को ख़रीदना पड़ता है। तो ये रूट जो है आपके नज़र में जो है एक कागज़ है, लेकिन कागज़ का कीमत है, आप उस दूसरा को बेचेंगे जब, तो उससे आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, कैपिटल एसेट समझा पाए आप, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग, मेरा समझाना ख़त्म हो चुका है, आई हैव डन जितना भी टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल कि आप लोग सवाल खुद से बना पाएँ, वो तो टू द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल मैंने समझा दिया। बट अब मुझे एक परफॉर्मा के हिसाब से आपको समझाना है कि कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, एक घर है जो मैंने उसको बेचा है, कितना में बेचा है, 10 लाख में उसको बेचा है। लेकिन उसको मैंने जब ख़रीदा था, राइट, उसको जब मैंने ए सोल्ड वन हाउस ऑफ 1/8/2018 ऑफ 10 लाख विच ही हैज़ बॉट ऑन इतना, राइट। कितना में बॉट किया, ये वाला शायद मिस हो गया मुझसे, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल, उसने बॉट किया था उसको, एग्जाम्पल उसको बॉट किया था रुपीज़ 2 लाख में उसको बॉट किया था, ठीक है, 2 लाख में उसने बॉट किया था, राइट। उसके बाद क्या किया उसने, उसके ऊपर उसने खर्चा किया। क्यों खर्चा किया सर? खर्चा उसका रिपेयरिंग के लिए नहीं किया सर, वो खर्चा किया टू इंक्रीज 1 फ्लोर, मतलब उसका कैपेसिटी, उसका एरिया बढ़ाने, मतलब इसको इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं हम। इम्प्रूवमेंट में भी 2 लाख लगा दिया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 2 + 2 4 लाख हो गया, राइट। लेकिन उसने जो खर्चा किया, राइट, उसका डेट नहीं लिखा है, तो उसका डेट भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसका डेट में लिखता हूँ सर, उसने 1/6/2010 में 14 में उसने ये खर्चा किया, इम्प्रूवमेंट किया, राइट। तो उसने कितना में खरीदा, 2 लाख में खरीदा। कब खरीदा सर? उसने कब खरीदा? 1/12/2010 में खरीदा, राइट। और उसने बेचा कब, इसमें एडिशनल खर्चा कब किया, इम्प्रूवमेंट खर्चा कब किया? 1/6/2014 में किया। कितना रुपया खर्चा किया सर? उसमें भी 2 लाख रुपया खर्चा किया। अब बेचते वक्त उसको 50K का ब्रोकरेज देना पड़ा, राइट, देना पड़ा। अब मुझे बताया जा रहा है कि कौन सा कैपिटल गेन है, कैलकुलेट द कैपिटल गेन, और कौन सा कैपिटल गेन है। तो बहुत ईजी है, मैं सवाल बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ, तो सॉल्यूशन, तो मेरा सॉल्यूशन ये कहता है कि मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन
और ये कौन सा कैपिटल एसेट है वो मुझे पहले पता कर लेना पड़ेगा, राइट। कैपिटल गेन मैं निकालूंगा, ठीक है। तो ये मैं निकालूंगा और ऐसा है। तो पहला सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड, 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 राइट। सेल प्रोसीड हो रहा है, तो मेरा सेल प्रोसीड कितना हुआ सर, हम दिखा देते हैं आपको वापस। सर मेरा सेल प्रोसीड है कितना है सर, 10 लाख, राइट सर। तो देखिए मैं सेल प्रोसीड लिखता हूँ उसमें 10 लैक्स, मैं यहाँ पर सेल प्रोसीड लिखता हूँ 10 लैक्स। तो ये 10 लैक्स मैंने लिख दिया, हो गया। उसके बाद इससे मैं कमीशन माइनस करता हूँ, राइट। सेलिंग कमीशन जो है उससे मैं माइनस करूँगा। सेलिंग कमीशन कितना था सर, सर 50,000। तो हो जाएगा सर 9,50,000 मेरा नेट सेल कंसिडरेशन निकलेगा, नेट सेल कंसिडरेशन। अब ये कैपिटल, ये इससे कौन सा गेन निकलेगा वो हमको निकालना ज़रूरी है, पहले सोचना ज़रूरी है। तो पहले ये देखिए, ये मैंने ख़रीदा कब था, 10 में, मैंने बेचा कब है, 18 में। तो ऑलमोस्ट अगर हाथ में भी काउंटिंग करें तो 8 साल दिखाता है। और मैंने आपको क्या बोला कि कोई हाउस है केस में कितना महीना है सर, 24 महीना से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीना है उससे कम हुआ तो शॉर्ट टर्म। क्लियर। तो ये हाउस का मामला है, लैंड एंड बिल्डिंग का मामला है। तो उस केस में क्या है, 24 महीने से अगर ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीने उससे कम हुआ तो शॉर्ट टर्म। तो 8 साल तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो दिस एसेट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और इससे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, राइट। हो गया। तो इसके बाद मामला ये आता है कि हम आगे आते हैं, तो हो गया। उसके बाद हम मिटाते हैं स्मॉल, राइट, हो गया, राइट। कंपटीशन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेस, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग 2010-11 में हम लोग एसेट को ख़रीदे थे, तो उस वक्त हम मान लेते हैं रफली कि उस वक्त उसका 198, कितना सर, उसका जो CII वैल्यू था, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू था, वो कितना था, 198 एज एन एग्जांपल। और जब मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया, उसके ऊपर जब मैंने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्रूवमेंट के कब किया मैंने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया 1/6/2014, मतलब 2014-15। ये 2014-15 में मैंने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया। तो उस वक्त इसका जो आपका CII था वो आपका 220, ओके। और जब मैंने उसको बेचा 2019-20 में, तब उसका ये है कितना, 289। क्लियर। तो अब ये 3 वैल्यू का यहाँ पर काम है, कैसे काम है ध्यान दीजिए। मुझे इन दोनों कॉस्ट को, ये कॉस्ट को इधर लाना है, ये कॉस्ट को भी इस डेट में लाना है। मतलब जो चीज़ 2010-11 में, जो चीज़ 2010-11 में 198 दाम था, वो 1920 में उसकी कीमत बढ़ करके इन्फ्लेशन के वजह से 289 हो गया। जो चीज़ 2014-15 में 220 रुपये था, अभी वो बढ़ करके कितना हो गया, 289 हो गया। तो मुझे इस कॉस्ट को सेलिंग डेट में जो कॉस्ट होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सर, हमने जो है 2 लाख रुपया, सर हम लोग 2 लाख रुपया में ख़रीदे थे, राइट सर, 2 लाख रुपये में ख़रीदे थे। तो 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाई कितना सर, मेरा जो ईयर ऑफ परचेज है उसका CII मल्टीप्लाई विथ कौन सा CII, कितना में निकालना है सर, 289 में निकालना है। मतलब सेलिंग ईयर में उसका कितना कॉस्ट होगा वो निकालना है। तो इससे मुझे निकल आएगा कि मेरा कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल आएगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट
भी वैसे ही निकालेंगे। क्या सर? वापस सर इम्प्रूवमेंट कितना खर्चा किया? 2 लाख। सर डिवाइड बाई, सर इम्प्रूवमेंट कब करवाएं? 14/15 में। उस वक्त क्या CI का वैल्यू कितना था? 220। तो उस CI का वैल्यू को नीचे लिखना है 220, और यहाँ कितना हो जाएगा? 289। क्लियर? और घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये CII वैल्यू जो है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि 1/4/2001 में CI का वैल्यू 100 है, और जिस फिनेंशियल ईयर में आप बिलोंग कर रहे हैं उसका भी आपको दिया रहेगा। खाली आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि 1/4/2001 में जो CI का वैल्यू है वो है कितना? 100। ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से मैं एक रफ एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं पूरा एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। तो रफ एस्टिमेट करने से मेरा निकलता है, मैं कैलकुलेटर का हेल्प लेता हूँ, तो मेरा निकलता है एग्जाम्पल 2 लाख डिवाइडेड बाई 198 मल्टीप्लाई विथ 289, तो वो मेरा निकल रहा है, ये एग्जाम्पल निकल रहा है 291,919। ठीक है। 2 लाख बढ़ के कितना हो गया? 2,90,000। सोचिए 90,000 बढ़ गया कॉस्टिंग। ठीक है सर। और अगर फिर वही चीज़ को अगर हम करें इससे करें तो ये हो जाता है कितना? ये हो जाएगा सर 220, राइट सर। तो ये खड़ा हो गया, एंड इट कम्स टू कितना? 2 लाख का वैल्यू बढ़ करके आज की डेट में हो जाता है 2,62,727, राइट। इन दोनों का ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या निकल आएगा? देखिए, तो मेरा निकल आएगा 291,919 प्लस उसके बाद 262,727, राइट। तो ये निकल आया 5 लाख, जो 4 लाख आ रहा था अब वो बढ़ करके कितना कि 5,54,646। क्लियर? अब मैं माइनस करूँगा इसको किससे? 9,50,000 से। तो 9,50,000 से मैं अगर उसको माइनस करता हूँ, नाउ माई प्रॉफिट रिड्यूस टू 395,354। तो ये आपका जो निकला, ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल लॉस निकलेगा तो कुछ नहीं, गेन लिख करके उसको ब्रैकेट में दिला सकते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है। तो मेन सवाल ये है कि सर ये मैंने एक सवाल बताया फॉर योर प्रिपरेशन वाइज, और शॉर्ट नोटिस में जितना भी पढ़ा सकता था मैं पढ़ाया, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सवाल अलग अलग नज़रिए से आप देख सकते हैं। एग्जांपल, अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म बनाना चाहूँ तो इसको शॉर्ट टर्म में कैसे कर सकता हूँ? मैं 10 में खरीदा हूँ, ये सब डेट जो है इंटैक्ट रहेगा, ठीक। अगर मान के चलिए कि ये डेट मुझे चेंज नहीं करना है और ये डेट भी मुझे चेंज नहीं करना है, एग्जांपल ये डेट भी मुझे चेंज नहीं करना है, मैं सिर्फ सेलिंग डेट को हटा देता हूँ। क्या करूँगा सर? मैं सेलिंग डेट को हटाने के लिए क्या करूँगा? एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 10/14, राइट। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2012, और इम्प्रूवमेंट का डेट को मिटा करके लिख देता हूँ। इम्प्रूवमेंट का डेट मैं लिख देता हूँ कितना सर? 1/5/2011। तो मामला ये रहा कि हम लोगों ने इसको ख़रीदा 10 में, एक साल में इम्प्रूवमेंट किया और 12 में बेच दिया। तो अगर मंथ अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो हम देखें, मंथ अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो हम देखें कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल कि हम लोग 2010 में इसको ख़रीदे हैं, तो 2010 में कितना महीना हुआ मुझे पता करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, पता करना पड़ेगा ना। हाउस बिल्डिंग के केस में मैं बताया 24 महीना से अगर ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, 24 महीना से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म। तो 1/12/10, तो 10 में 2010 में हुआ 1 महीना, 1 मंथ, ये हुआ 1 मंथ, राइट। 2011 में कितना महीना हुआ सर? 2011 में आप पूरा है, क्योंकि 2012 में आप बेच रहे हैं, तो 2000 इसमें हुआ 12 महीना। आज 2012 में आप कितना महीना किए सर? देखिए कब बेच रहे हैं आप? 8 में बेच रहे हैं, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका, तो हो गया 1 12 13 13 और 8 21। तो ये जो आपका निकला है एग्जाम्पल, ये जो आपका निकला है ये 21 मंथ है, विच इज़ लेस देन माई 24 मंथ। तो ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया, ये जो एसेट बेचा है, दिस एसेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट
और इससे जो गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। क्लियर रहेगा? ओके। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रहा आपका। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा, आप इंडेक्स नहीं दिखाओगे, राइट। आप इंडेक्स को नहीं फॉलो करोगे, यहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कॉस्ट और कॉस्ट काम करेगा और ये कॉस्ट में ही होगा, राइट। यहाँ मतलब हम लोग यहाँ पर जो है एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 लाख लिखेंगे, यहाँ भी 2 लाख लिखेंगे, राइट, सेम। और हम लोग उसको कितना में बेचे हैं, उसको जो बेचे हैं सर 10 लाख में बेचे हैं, 50K जो है इससे माइनस होगा एंड दिस कम्स टू 9.5 लाख। क्लियर? तो यहाँ कितना टोटल हो जाएगा, ये हो गया 4 लाख। देखिए, तो 4 लाख से 9 लाख 5,000 माइनस कराएंगे तो 5.5 लाख जो है मेरा, ये आपका निकल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? देख लीजिए, वही सेम सवाल, हम लोगों ने बेचा 10 लाख में, 50,000 सेलिंग कमीशन पेमेंट किया और हम लोग यहाँ पर इंडेक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नहीं होता है। तो सीधा सीधा हम लोग कॉस्ट कितना 2 लाख और इम्प्रूवमेंट भी 2 लाख, राइट, हो गया। तो कितना हुआ आपका, ये 4 लाख हुआ, फिर 4 लाख हम शेयर और यहाँ 10 लाख से 50,000 गया तो यहाँ 9 लाख 50 माइनस किया, वट एवर रिमेन्स दैट इज़ माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, हम आई बिलीव एंड आई एज्यूम दैट कि ये एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पशन वाला प्रोविजन आप लोग के पास आएगा नहीं, ये बीकॉम लेवल पे है। ठीक है, आपका बुक में कवर्ड भी नहीं करता ये सब सारा चीज़, तो ये दिया भी है तो कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको लेकर अगर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो हम लोग क्लास है, जब डिटेल में हम उसको बारे में और दोबारा बताएंगे, तो जिसका जो कन्फ्यूजन होगा वो हमको बता सकता है। ओके, चलो, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।